नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। दोस्तों आज से हम लोग वीडियो कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये पॉलिटी का पहला चैप्टर है। इसमें हम लोग पॉलिटी देखेंगे, ठीक है। पॉलिटी को हम लोग बहुत ही अच्छे से समझेंगे। पहले हम लोग जानेंगे संविधान की भूमिका क्या थी, संविधान बना कैसे, संविधान की विशेषताएं क्या है हमारे, ठीक है। इसके बाद एक एक करके सभी भाग को हम लोग देखेंगे, जो महत्वपूर्ण पार्ट है उनको देखेंगे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, संसद क्या होती है, सब कुछ अलग अलग करके हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर देखते चलेंगे। तो अगर आपकी पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था अगर कमज़ोर है, संविधान के अनुच्छेद नहीं याद होते हैं या फिर आपका डाउट रहता है इसमें, तो आज के बाद से जैसे जैसे चैप्टर बाय चैप्टर आप पढ़ते जाओगे, सीरियल वाइज बहुत ही अच्छे से समझते जाओगे, पॉलिटी से आपको प्यार हो जाएगा। तो पूरा आपको बस ध्यान से देखना है। देखिए दोस्तों, संविधान की भूमिका में फैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। वैसे तो पूरे के पूरे पॉलिटी सब्जेक्ट में फैक्ट्स ज़्यादा हैं, तो इसी वजह से इसको लोगों को ये चैप्टर और ये सब्जेक्ट टफ लगता है। लेकिन यहाँ पर जो संविधान की भूमिका रही है, इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। इस वजह से सबसे पहले हम लोग शुरुआत में फैक्ट्स को देखेंगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। इसके बाद हम लोग इसी वीडियो में इस पूरी वीडियो का जो थ्योरी पार्ट होगा उसकी प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एंड में प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलेगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं संविधान जब बना, संविधान होता क्या है। संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन ये होता ये है दोस्तों कि कोई भी देश हो, वो देश किस नियम पर चलेगा, किस कानून पर चलेगा, उसमें क्या क्या रूल्स लागू होंगे, इसके लिए एक बुक होती है। उस बुक को कहते हैं संविधान। तो सिंपली संविधान की जो परिभाषा है, बेसिक चीज़, तो आपको यही बोलना है। संविधान एक ऐसी पुस्तक है जिसमें हमारे देश के या फिर जिस देश के लिए वो बनाई गई है, उस देश के सभी नियमों और कानूनों का क्रमबद्ध दिया गया है, संकलन किया गया है, जिसका उस देश के सभी नागरिक, सभी न्यायपालिकाएं पालन करती हैं, कार्यपालिकाएं पालन करती हैं, और न्यायपालिकाओं की जिम्मेदारी होती है संविधान को पालन करवाना। क्लियर? तो ये होता है संविधान का अर्थ। संविधान किसी भी देश का एक मौलिक कानून होता है, ठीक है, बेसिक लॉ होता है। इसी से उस देश की, उस कंट्री की जो भी गवर्नमेंट होती है, जो सरकार होती है, उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है कि किस किस के तहत, किस किस अनुच्छेद के तहत किसका किसका वर्णन किया जाएगा, क्या क्या नियम होंगे, कैसे कैसे नियुक्तियां होंगी, कैसे इस्तीफे दिए जाएंगे, महाभियोग कैसे किस पर लगाना है, ठीक है। सब कुछ यही होता है, ठीक है, संविधान में ही लिखा रहता है। अगर मान लीजिए संविधान में कुछ परिवर्तन करना होता है, क्योंकि दोस्तों संविधान जब बना था तब का भारत कुछ और था, आज का भारत कुछ और है, तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारी चीज़ें, भाई अगर अपराध को ही ले लें तो अपराध करने के तरीके बदलेंगे, या फिर अगर हम इम्प्रूवमेंट को ले लें तो इम्प्रूवमेंट की बहुत ही एडवांसमेंट आ गया है। तब का ज़माना कुछ और था, अब का ज़माना कुछ और है, तो फिर चेंजेस तो लाने ही पड़ेंगे। इसी वजह से जब चेंजेस लाने होते हैं, संविधान में परिवर्तन करना होता है, तब फिर उसे संविधान संशोधन के तहत कराया जाता है। संविधान संशोधन कैसे होता है, इसको हम लोग डिटेल में संसद वाली वीडियो में पढ़ेंगे। थोड़ा सा बेसिक जानकारी जान लीजिए। संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। इन तीनों के ही अनुमति के, सहमति से ही कोई संविधान में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। लोकसभा में बिल पारित किया गया, अब लोकसभा में बिल जाएगा राज्यसभा के पास, राज्यसभा में भी बिल अगर पास हो जाता है तो वो जाता है राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति लगा देता है मुहर, तो फिर वो बन जाता है, जो बिल होता है वो बन जाता है एक्ट, यानी कि वो कानून बन जाता है और संविधान में संशोधन कर दिया जाता है। तो फिलहाल इसे अभी आपको ज़्यादा लाइटली ही लेने की ज़रूरत है, इसको हम लोग डिटेल में बहुत अच्छे से समझेंगे संसद वाली वीडियो में। तो संविधान क्या होता है ये तो आप समझ गए, ठीक है। सरकार और देश के नागरिक इसका पालन करते हैं और दोनों में ये संबंध भी, रिलेशन भी स्थापित करता है। हमारा जब संविधान बना था तो दोस्तों मूल रूप से जो हमारा संविधान था, इसमें 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन अभी अगर बात किया जाए तो अभी दोस्तों 22 से हो गए हैं 25 भाग, टोटल 25 भाग हैं। देखिए अब इसमें भी एक ट्रिक है, इसको ध्यान से समझिएगा। कभी कभी पूछ लेता है कुल भागों की संख्या कितनी है, तो कुल भागों की संख्या हुई 25। लेकिन दोस्तों अगर चैप्टर बाय चैप्टर में ही देखा जाए तो 22 चैप्टर ही हैं, 22 भाग ही हैं, 22 पार्ट ही हैं। लेकिन इसमें क ख की वजह से जैसे 51 का क जुड़ गया, ठीक है, उसके बाद 19 में जुड़ गया, तो इसी प्रकार से ये क ख होने की वजह से ही ये 25 पहुंच जाता है, और वैसे 25 पार्ट नहीं है इसके, ठीक है। तो कुल भाग अगर पूछा जाए तब आप बताएंगे 25। अनुसूचियां दोस्तों 12 अनुसूचियां हो गई। अनुसूचियों वाले चैप्टर में हम लोग सभी अनुसूचियों को जानेंगे और इसकी ट्रिक भी मैं आपको बता दूंगा, तो सभी अनुसूचियां आपको ट्रिक वाइज भी याद हो जाएंगी। तो शुरुआत में 8 अनुसूचियां थी, बाद में बढ़ा करके 12 कर दी गई।
465 अनुच्छेद अब टोटल हो चुके हैं। और फिर वैसे जैसे मैंने बताया अनुच्छेदों में भी यही ABCD करके ऐड किया गया है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में अगर वर्तमान में पूछा जाए तो टोटल 465 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं। इतना क्लियर। अब देखिए, अगर आपसे कोई कहा जाए किसी देश का चलो कानून बनाओ, ठीक है, तो आप क्या करोगे? अकेले तो बनाओगे नहीं, इसके लिए सोचोगे कि हमारे जैसे कुछ और भी बुद्धिमान लोग, कुछ और भी जो प्रतिनिधि हों, जनप्रतिनिधि हों, यानी बड़े बड़े लीडर्स हों, वो सभी इकट्ठा हों, तो सबके विचार विमर्श से, क्योंकि भाई पूरे देश के लिए बनाना था कानून, एक किसी इंडिविजुअल के लिए बनाना नहीं था। प्लस हमारा जो संविधान है दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, लोकतांत्रिक है, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष भी होना चाहिए, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। इस वजह से संविधान सभा का गठन किया गया, संविधान सभा बुलाई गई, यानी ऐसे पर्सन्स के समूह थे उसमें, ऐसे व्यक्तियों के ग्रुप थे उसमें जो अपने अपने क्षेत्रों में जनप्रतिनिधि थे, बड़े बड़े लीडर्स थे। ठीक है, तो उनका समूह जो विशेषज्ञ थे उनको बुलाया गया, उनसे विचार विमर्श करने के लिए, जिससे सब लोग विचार विमर्श करके ही संविधान बनाए, तो उसे कहा गया संविधान सभा। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो संविधान सभा की मांग महात्मा गांधी जी ने की थी 1922 में। ठीक है, 1922 में महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले संविधान सभा की मांग की थी। याद रखिएगा 1922 में ही महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन भी वापस ले लिया था। तो सबसे पहले मांग तो इन्होंने उठाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर 1934 में जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा की गठन की मांग की थी। तो ये तो हुई मांग वाली बात। लेकिन सबसे पहली बैठक कब हुई? तो सबसे पहली बैठक हुई दोस्तों संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सबसे पहले बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की सबसे पहली बैठक हुई 1946 में, और उस टाइम पर सबसे वरिष्ठ सदस्य थे दोस्तों इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। तो इनको अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। ध्यान रखिएगा, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 और पहले अध्यक्ष जो कि अस्थायी थे उनको चुना गया, सच्चिदानंद सिन्हा को। फिर 2 दिन बाद ही, जस्ट 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। ठीक है, तो अस्थायी अध्यक्ष और पहले अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी हुए, लेकिन पहले अस्थायी अध्यक्ष हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि आगे चलकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर? चलिए, अब 1946 हो गया, संविधान सभा का गठन हो गया। अब संविधान सभा बैठी तो ये लोग विचार विमर्श करना शुरू किए। ये लोग बहुत सारे देशों के, दुनिया के लगभग सभी देशों के संविधान को पढ़े, सब जा करके किसका किस संविधान से क्या चीज़ लिया जाए, क्या अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है, क्या खराब चीज़ें हों। जो भी अच्छी चीज़ें होती थी उनको लाया जाता था, संविधान सभा में डिस्कस किया जाता था, उसमें वोटिंग कराई जाती थी, कुछ हाथ उठाते थे सब लोग, जो सहमत थे, जो लगता था कि सभी लोग सहमत हैं, ये रूल लाना चाहिए, उसको ऐड कर लिया जाता था। ठीक है, और जो लगता था कि नहीं ये हमारे देश के अनुकूल नहीं है, ये अनुच्छेद, ये संविधान में ये पार्ट, उसको नहीं लिया जाता था। इस प्रकार से दोस्तों संविधान में हमारे बहुत सारे अनुच्छेदों को हूबहू कॉपी भी किया गया है, जिसको हम लोग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से कि संविधान में विदेशी स्रोत कौन कौन से हैं। ठीक है, तो जैसे कि अभी संसदीय प्रणाली की व्यवस्था बात करें, ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है, मौलिक अधिकारों को अमेरिका से लिया गया, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में अमेरिका से लिया गया, नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड से लिया गया। ठीक है, जर्मनी से हम लोग आपातकालीन व्यवस्था ले लिए, संघीय व्यवस्था हम लोग ले लिए वहाँ से, कनाडा से। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो, और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ले लिए, इन सारी चीज़ों को हम लोग अलग अलग एक एक करके डिटेल में वहाँ पर समझेंगे अलग अलग चैप्टर में। देखिए, ये है डेमो क्लास, और सबसे पहली ये फैक्ट वाली क्लास है, क्योंकि फैक्ट वाली क्लास में यहाँ पर फैक्ट ज़्यादा होंगे। आगे आने वाले जो क्लास होंगे उसमें कॉन्सेप्ट के तरीके से आपको समझाया जाएगा, कहानी के रूप में समझाएगा जाएगा। देखिए, पॉलिटी बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, आप अगर पढ़ेंगे इंटरेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। आपको लगेगा कि उस टाइम की सिचुएशन क्या थी, किस प्रकार से माहौल था, क्यों बनाया जा रहा था, क्यों ज़्यादा ज़रूरी हो गया था संविधान अपना बनाना, और इस प्रकार से संविधान बनाना जिससे हम लोग को स्वराज्य हो। स्वराज्य अभी आगे चल कर के ये भी बताया जाएगा कि ब्रिटेन ने कहा कि आप लोग ऐसा संविधान बनाओ, ठीक है, रूल करो, ठीक है, लेकिन अंतिम जो डिसीजन हो वो एलिजाबेथ का या वहाँ की जो रानी हैं उनका होगा। ठीक है, जो ब्रिटेन की होगा। लेकिन हमारे जो नेता थे, हमारे लीडर्स थे, कुछ लीडर्स इसके सपोर्ट में भी आए, कुछ लीडर्स कहे नहीं हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए। ठीक है, तो पूर्ण स्वराज्य की मीनिंग वही हुई थी, उसको भी हम लोग समझेंगे। ओके, चलिए, अब इतना हो गया। अब आगे बात करते हैं। संविधान सभा में दोस्तों संवैधानिक सलाहकार श्री VN राव को नियुक्त किया गया। जैसा कि मैंने बताया, इस चैप्टर में केवल फैक्ट ज़्यादा हैं,
तो श्री VN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया, डायरेक्टली पूछा जाएगा। प्रारूप समिति यानी मसौदा समिति, संविधान का मसौदा कैसे होगा, खाका कैसे होगा, इसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को चुना गया है और इसी वजह से इनको संविधान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि संविधान कैसे बनेगा, क्या इसका प्रारूप होगा, पूरा मसौदा इन्होंने ही तैयार किया था। ठीक है, ब्लूप्रिंट इन्होंने तैयार किया था, तो इसी वजह से इनको कहा जाता है संविधान का जनक। ठीक है, संविधान निर्माता कहा जाता है। संघ शक्ति समिति का पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया। अभी एंड में मैं आपको लिस्ट वाइज भी दिखा दूंगा सब कुछ। ठीक है, जैसे संघ समिति का बनाया गया जवाहरलाल नेहरू जी को, प्रांतीय समिति का बना दिया गया वल्लभ भाई पटेल जी को। ओके, अब इस संविधान सभा में देखिए, अब संविधान सभा की बैठक हो चुकी है, उस बैठक में अब पद दिया जा रहा है। ठीक है, पद दिया जा रहा है कि किसका क्या काम दिया जा रहा है, कि किसका क्या काम होगा। तो सबका जब अलग अलग काम डिसाइड हो जाएगा तो तभी तो सब लोग अपना अपना काम करेंगे और एक जो पुस्तक लिखी जानी थी, जो संविधान लिखा जाना था, वो लिखा जा सकेगा। ठीक है, इस संविधान सभा में टोटल 389 सदस्यों की संख्या थी। इसमें महिला सदस्य भी बुलाई गई थी, जिससे महिलाओं के प्रति ऐसा ना हो कि जैसे महिलाओं को उपेक्षित किया जा रहा हो। ठीक है, तो 15 महिलाओं की संख्या थी, ये भी पूछा जा सकता है। अब देखिए, सबसे पहले अब कुछ काफ़ी हद तक संविधान बनकर तैयार हो गया था, फिर 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत भी कर दिया गया। ठीक है, अब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत किया गया। इसी वजह से 26 नवंबर को हम लोग आज भी मनाते हैं संविधान दिवस या विधि निर्माण दिवस। ठीक है, संविधान दिवस या विधि निर्माण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसी दिन दोस्तों संविधान को अंगीकृत कर लिया गया। बाद में लागू कब किया गया? पूरी तरीके से 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो जाता है और भारत को गणतंत्र, पूरी तरीके से गणतंत्र घोषित कर दिया जाता है 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, आज़ाद तो हम लोग 15 अगस्त 1947 को ही हो गए थे, लेकिन हम लोग के पास अपनी कोई रूल की बुक नहीं थी, अपना कोई संविधान नहीं था, तो उसके बाद से ही हम लोग संविधान बना रहे थे और बन करके तैयार हुआ। हमारा संविधान 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में बन करके तैयार हुआ। इसको बनाने में लगभग 64 लाख रुपए के खर्च आए थे। ठीक है, टोटल 64 लाख रुपए खर्च आए थे लगभग में। भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। देखिए, भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है और सबसे छोटा लिखित संविधान किसका है? अमेरिका का। ध्यान रखिएगा, अमेरिका का संविधान सबसे छोटा लिखित संविधान है। सर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा एवं विस्तृत संविधान माना है। ये नाम याद रखना है, पूछा जा सकता है सर आइवर जेनिंग्स को। ओके, हमारा जो संविधान है दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा तो है ही, सबसे बड़ा लोकतंत्र भी हमारा भारत है। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी थी इन लोगों की कि हम ऐसे संविधान का निर्माण करें जो किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करता हो, ना किसी जाति का, ना किसी लिंग का, ना किसी के समुदाय का। ठीक है, ना किसी क्षेत्र का। किसी को ऐसा ना हो कि किसी क्षेत्र को ज़्यादा वरीयता दे दी जाए, किसी क्षेत्र को कम दे दी जाए। ठीक है, तो ऐसा बनाना था। तो इसी वजह से हर एक क्षेत्रों से सदस्य बुलाए गए थे। देखिए, 389 जो सदस्य थे ये पूरे लगभग भारत से ही बुलाए गए थे सदस्यों की संख्या, जिससे वो अपने अपने क्षेत्र की जो भी प्रॉब्लम्स है उनको वहाँ पर उठा सकें और उनके प्रति रूल बनाए जा सके। क्लियर? अब देखिए, अब हम लोग लिस्ट के रूप में देख लेते हैं जो जो समितियां बनाई गई अलग अलग। जैसे कि समितियां मतलब कमेटी मतलब जान लीजिए 2 या 3 लोगों का ग्रुप या 4 या 5 लोगों का ग्रुप। अब ये 4-5 लोगों का ग्रुप क्या होता था? सबको अलग अलग काम दिया गया कि आप ये काम संभालो, इसके लिए 2-3 लोगों को अपने साथ जोड़ लो। ठीक है, ये आपकी समिति हो गई। दूसरा काम किसी और को दिया गया, उसका अध्यक्ष किसी और को बना दिया गया, उसके बाद कहा 2-3 लोगों को आप लोग ले लो, ये काम आपकी जिम्मेदारी हो गई। तो ऐसे ऐसे सब लोग की जिम्मेदारियां दी गई। तो ऐसे ही संचालन समिति का अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, जो कि अध्यक्ष थे संविधान सभा के। ठीक है, संघ संविधान समिति, इसका अध्यक्ष बनाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को और प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। और यही वजह थी कि 567 से ज़्यादा रियासतों को इन्होंने एक करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही और सफलता भी इन्होंने पाई। प्रांतीय संविधान समिति के ये अध्यक्ष भी थे। प्रारूप समिति, संविधान का प्रारूप कैसा होगा, ये सब की जिम्मेदारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की थी। तदर्थ झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की। वित्त और स्टाफ समिति एन सिन्हा जी की। देखिए, जो मैं ब्लैक कलर में लिखा हूँ ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तो ये आपकी एडिशनल जानकारी के लिए है। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति की HC मुखर्जी। प्रक्रिया नियम समिति की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कार्य संचालन समिति के डॉक्टर KS मुंशी जी थे। ठीक है,
तो इतने इतने जो नाम हैं इनको आपको ध्यान में रखना है। इसमें से जो टॉप 4 है इनको तो आपको याद कर लेना चाहिए, ठीक है, याद हो भी गया होगा। अब देखिए, ये तो हो गया कुछ बेसिक फैक्ट, कुछ और भी फैक्ट हैं जिनको हम लोग क्वेश्चन आंसर के माध्यम से जानेंगे, साथ ही साथ इसका भी हम लोग रिवीजन करेंगे। तो अब आपका शुरू होता है प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन है, संविधान क्या है? संविधान दोस्तों क्या है? संविधान एक पुस्तक है, संविधान एक बुक है जिसमें भारत में क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस होंगे, क्या क्या लॉज होंगे, क्या क्या न्याय कार्यपालिकाओं की क्या पुस्तक होगी, ये बताया गया है, ठीक है। तो बी ऑप्शन आप देखेंगे ये बहुत ही अच्छे से करेक्ट बैठ रहा है। भारत में न्याय और कार्यपालिकाओं की एक पुस्तक है, ठीक है, न्यायपालिका और कार्यपालिका के लिए एक पुस्तक है जिसमें नियम बताया गया है, कानून बताया गया है कि कैसे भारत का नागरिक जो होगा उसको कैसे फॉलो कराना है, और न्यायपालिका की जिम्मेदारी होगी कैसे उसको फॉलो कराना है इससे, ठीक है, कैसे नागरिकों को कराना है फॉलो। चलिए अगला, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, ठीक है, और पहले अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। इसके बाद जस्ट 2 दिन बाद ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हुए और वही आगे चल करके फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हुए। क्लियर। अगला, संविधान सभा को बनाने में कुल कितना समय लगा था? संविधान, हमारे भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? देखिए, संविधान जो है इसको बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था, ठीक है, यहाँ पर असेंबली काट दीजिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था और लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। अगला, कुल कितने रुपए खर्च हुए? देखिए, मैंने अभी बताया लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए संविधान को बनाने में। अगला, संविधान सभा का अस्थायी सदस्य किसे बनाया गया था? तो दोस्तों, पहला अस्थायी सदस्य सबसे पहले सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था 9 दिसंबर 1946 को। पहली जब बैठक हुई तो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, बाद में राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया संविधान सभा का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ये मसौदा समिति या प्रारूप समिति, प्रारूप कमेटी की ये थे अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू जी ये संघ समिति के थे, ठीक है, अध्यक्ष, और ये राजेंद्र प्रसाद जी ये संचालन समिति के अध्यक्ष थे। अगला, संविधान सभा का अस्थायी सदस्य किसे नियुक्त किया गया? अस्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। देखिए, ये हर प्रकार के क्वेश्चन इसलिए लिए गए हैं जिससे मैं आपका जब इसमें क्विज डलवाऊंगा तो अगर रिवीजन टाइम पर आप सिर्फ क्विज भी सॉल्व कर लोगे ना तब भी आपका फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से इसमें हर प्रकार के क्वेश्चंस आपके कवर अप कराए गए हैं जिससे रिवीजन टाइम पे लास्ट टाइम पे आप लोग क्विकली क्विज भी सॉल्व कर सको। अगला, प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? प्रारूप समिति या मसौदा समिति का अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को बनाया गया। अगला, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार दोस्तों BN राव जी को नियुक्त किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, संवैधानिक सलाहकार। अगला, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है, हम सब जानते हैं, ठीक है। अगला, अच्छा, इन्होंने ही अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे आगे। अगला, भारतीय संविधान में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो भारतीय संविधान सभा में टोटल सदस्यों की संख्या थी दोस्तों 389, ठीक है, भारतीय संविधान सभा में से सभा कर लीजिए। अगला, भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो महिलाओं की संख्या थी दोस्तों टोटल 15, ओके, 15 महिलाएं थी। अगला, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? तो मूल रूप से दोस्तों थे 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी, 22 भाग हुआ करते थे, ठीक है। भागों की संख्या अब टोटल अगर बात की जाए तो हो गई है 25, अनुसूचियों की संख्या टोटल हो गई है 12 और अनुच्छेदों की टोटल संख्या हो चुकी है 465। क्लियर। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने भाग और अनुसूची थे? तो 22 भाग और 8 अनुसूची थी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया 13 दिसंबर 1946 को। सबसे पहले फिर से देखिए, 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को दोस्तों बना दिया जाता है पहला अस्थायी अध्यक्ष। इसके बाद 11 दिसंबर को फिर से बैठक होती है और उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। फिर 2 दिन के बाद 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू जी उद्देश्य प्रस्ताव लाते हैं। ये उद्देश्य प्रस्ताव जो होता है दोस्तों, ये आगे चल करके 22 जनवरी 1947
ठीक है, 1 महीने के बाद में, लगभग में 1 महीने से ज़्यादा हो जाता है, 1947 को ये सर्वसम्मति से पास कर लिया जाता है उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, अभी यहाँ पर हम लोग आगे जब प्रस्तावना वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे केशवानंद भारती वाला जो मामला था। ठीक है, केरल राज्यवाद जो विवाद था उसमें क्या क्या था कि प्रस्तावना में चेंजेस किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसको हम लोग उसमें देखेंगे डिटेल में। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। अगला देखते हैं, संविधान सभा के संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। अगला, प्रांतीय समिति के कौन थे? प्रांतीय वल्लभ भाई पटेल जी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? संविधान सभा की हमारी अंतिम बैठक दोस्तों हुई 24 जनवरी 1950 को, यानी 26 जनवरी 1950 जब भारत गणतंत्र हुआ उसके 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। बच्चा पूछा काम भी काम फाइनल हो जाता है और 26 जनवरी को भारत को गणतंत्र घोषित कर दिया जाता है। क्लियर? अगला देखते हैं, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? राष्ट्रीय ध्वज को दोस्तों अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा है हमारा, इसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। ठीक है, इसके बाद जब अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी को, तो उस टाइम पर जो बचे खुचे चीज़ थे जैसे राष्ट्रीय गीत हो गया, ठीक है, राष्ट्रगान हो गया, इन सबको अपना लिया गया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? देखिए, मैंने जैसे कि अभी बताया 24 जनवरी को जब अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को, तब राष्ट्रीय गान अपनाया गया। उसी टाइम पर राष्ट्रीय गीत अपनाया गया। राष्ट्रगान किसने गाया है? राष्ट्रगान दोस्तों गाया है जनगण मन होता है जो, उसे गाया है हमारे गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर जी, जो अमार सोनार बांग्ला के नाम से बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान गाए हुए हैं। ठीक है, और यही पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता थे, 1913 में मिला था गीतांजलि के लिए। साहित्य के क्षेत्र में पाने वाले इकलौते भारतीय हैं। ठीक है, अभी तक साहित्य के क्षेत्र में इनके अलावा और किसी को मिला नहीं है नोबेल। ओके, तो फिलहाल राष्ट्रगान हो गया। राष्ट्रगीत की बात करें तो इसको किसने गाया था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने गाया था। तो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को ही। और 24 जनवरी 1950 को ही दोस्तों राजेंद्र प्रसाद जी भारत के पहले राष्ट्रपति बने। ये भी आपको ध्यान रखना है, 24 जनवरी 1950 को ही बने थे। अगला, राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया? बहुत आसान, 24 जनवरी 1950। अगला, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है दोस्तों भारत का। इंडिया का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी हमारा भारत ही है। अगला, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया या अंगीकृत किया गया? तो दोस्तों जैसा कि मैंने अभी अब आपको बताया 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया भारतीय संविधान को। इसी वजह से 26 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? संविधान दिवस या विधि निर्माण दिवस मनाते हैं। ठीक है, 26 नवंबर को। अगला, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? तो पूरी तरीके से लागू किया गया दोस्तों 26 जनवरी 1950 को पूरे भारतवर्ष में लागू कर दिया गया आधी रात से, और तब से हम लोग गणतंत्र हो गए। ठीक है, तो ये तो था दोस्तों संविधान की भूमिका का चैप्टर। आई होप आपको बेसिक समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग प्रस्तावना पढ़ेंगे। प्रस्तावना के बाद हम लोग भाग 1 भाग 2 से शुरू करेंगे और सीरियल वाइज चलते चलेंगे। ठीक है, सब कुछ जानेंगे। पॉलिटी के में आपको इससे बाद, इस सीरीज के बाद कोई सी भी कन्फ्यूजन नहीं आने वाली है, तो इसीलिए कह रहा हूँ दोस्तों। वैसे तो ये है डेमो वीडियो में अभी इसमें कुछ फैक्ट भी थे पहले शुरुआत में, तो जिसको आपको तो याद करना पड़ जाएगा, लेकिन बाकी चीज़ें जो बाकी अभी चैप्टर्स आएंगे उसमें आपको समझना है, और इस प्रकार से आपको समझाया जाएगा कि बिल्कुल भी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। सभी अनुच्छेद भी याद हो जाएंगे। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद रहेंगे वो सब मैं आपको याद करवा दूंगा। ठीक है, और दूसरी बात ये कि अभी इसमें शुरू में जो थ्योरी थी वो नोट्स पूरा का पूरा एज इट इज़ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, लेकिन अभी उसमें केवल और केवल हिंदी में कंटेंट था। आपको अगला जो पीपीटी आएगा उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों कंटेंट मैं कोशिश करूंगा आपको प्रोवाइड करवाऊँ, जिससे जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम ना आए। और बाकी यहाँ पर क्वेश्चन तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल ही रहा है। ओके, तो बस फिलहाल रखते हैं दोस्तों इतना ही वीडियो में। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अब नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।